हर्षदा के पास चला जाए। बहुत सारे स्टॉक्स की न्यूज, बहुत सारी खबरें कवर करनी है। इवन असीम भी आपको आपकी स्क्रीन से सुबह से नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। लेकिन पहले वेदांता पे हर्षदा जुड़ती हुई। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। वेदांता पे क्या अपडेट्स? वेदांता का क्यूआईपी लॉन्च हो चुका है आशीष। कल अनुमान था कि 7,000 करोड़ का क्यूआईपी आएगा। 6,688 करोड़ का क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। बेस साइज इस इशू का करीब 5,016 करोड़ का है और एक ग्रीन शू ऑप्शन इन्होंने रखा है 1,672 करोड़। जो इंडिकेटिव प्राइस आ रही है वो करीब 440 रुपए प्रति शेयर के आसपास आ रही है, जहां पर करीब करीब डिस्काउंट पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 4.2% का डिस्काउंट। इक्विटी डाइल्यूशन कितनी होगी वो आंकड़ा है 3.1% बेस इशू पर, और अगर वो पूरा इशू ग्रीन शू को जोड़कर देखें तो 4.1% तक की इक्विटी डाइल्यूशन होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद एक लॉक इन पीरियड ऑफ कोर्स आएगा 60 दिनों का कंपनी के लिए और ऑफ कोर्स प्रमोटर्स के लिए भी। वेदांता रडार पर रखिए भाई। दूसरी तरफ, एक तरफ वोडाफोन आइडिया रडार पे रहेगा, प्लस टेलीकॉम एज अ स्पेस भी आज रडार पे रखिएगा। वोडाफोन आइडिया को लेकर हमने थोड़ा सा अपफ्रंट चर्चा करी थी एजेआर बकाये को लेकर, और टेलीकॉम सेक्टर पे एक इंपॉर्टेंट बैठक शायद आज सुबह होती हुई नजर आए। असीम से जान लेते हैं पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो रडार पे। असीम, क्या अपडेट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पिछले हफ्ते हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकार ने 6 एडवाइजरी कमेटीज भी बना दी है और स्टेक होल्डर के साथ सरकार जल्दी ही बैठक करने जा रही है। तो बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं। कल दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 बैठकों का दौर किया और आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक होने वाली है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठक होने वाली है। जो टेलीकॉम कंपनियों की स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी है उसमें बड़े बड़े नाम जो है शामिल है। इंडस्ट्री के सब लीडर्स को इस बैठक के अंदर बुलाया गया। सुनील भारती मित्तल, आकाश अंबानी, एन चंद्रशेखरन को इस बैठक के अंदर बुलाया गया। तो एक एजेंडा यही है कि किस तरह से एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स का मैप चाक आउट किया जाए, किस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी जाए। उनसे एक सजेशंस लिए जाएंगे कि आप टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, तो उन बदलावों की एक लिस्ट कंपाइल करके सरकार उसके ऊपर वर्कआउट करने की शुरुआत करेगी। नया टेलीकॉम बिल ऑलरेडी लागू हो चुका है और सरकार उसके भी रूल्स बना रही है। तो उसको सरकार ये चाहती है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, तो उसकी दिशा में आज से काम की शुरुआत हो जाएगी। रखिए पूरे टेलीकॉम स्पेक्टर को रडार पे। हर्षदा के पास वापस चलूं, उसके बाद रोहन के पास भी जाना है, वो भी रेडी हो रहे हैं। एविएशन से जुड़े स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं, क्यों वो रोहन बताएंगे। लेकिन पहले हर्षदा, आज के रिजल्ट्स गुड बैड अगली कैसे लगे नंबर? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ शुरुआत करेंगे। अर्ली डेज है ऑफ कोर्स इस कंपनी के लिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आधी % बढ़कर आई है। 316 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू फ्लैट है 418 करोड़ के आसपास। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने कुछ डेटा पॉइंट शेयर किए कि बिजनेस कहाँ और कैसे परफॉर्म कर रहा है। पहले तो किस तरह का यूजर बेस हो चुका है। 10 लाख से ज्यादा कासा कस्टमर्स कंपनी ने जोड़ लिए हैं। करीब करीब 5 लाख जियो फाइनेंस ऐप के डाउनलोड्स लॉन्च से अब तक देखने को मिले हैं। कंपनी ने कहा है कि मई 2024 में मई में दरअसल इन्होंने वेंडर फाइनेंसिंग कारोबार शुरू कर दिया है। जून के महीने में एंटरप्राइज सॉल्यूशंस फॉर डिवाइस फाइनेंसिंग इनकी शुरुआत होती हुई दिखाई दी। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए अप्रूवल जुलाई में मिला और जुलाई के महीने में ही दरअसल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। होम लोन्स का भी बीटा वर्जन जुलाई में दरअसल इन्होंने लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ जो डिवाइस फाइनेंसिंग है वो प्राइमरी एयर फाइबर डिवाइसेस के लिए शुरू हो चुकी है। आगे कंपनी कह रही है कि जल्द से जल्द दरअसल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स उभर कर आई हैं। एंजल वन, हम सब जानते हैं ब्रोकरेज कंपनियों के लिए अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। लेटली मार्केट में तेजी के चलते नंबर्स भी अच्छे आए हैं। मुनाफा 36% बढ़ा तो रेवेन्यू में 74% का इजाफा। इबिटा का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी 49% ग्रो कर रहा है। हालांकि मार्जिन्स में खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 39% के मार्जिन्स 34% के आसपास आए हैं। हत्सुन एग्रो के लिए भी एक अच्छा क्वार्टर। 63% मुनाफे में वृद्धि है। 10% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा देखेंगे तो 39% तक की ग्रोथ है। 330 करोड़ का एबिटा। इस कंपनी के लिए मार्जिन सुधरे हैं, 11% से बढ़कर 14% के आसपास आए हैं। स्पाइस जेट ने 2 तिमाहियों के नतीजे साथ में दिए। Q3 Q4 के नंबर्स मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। एबिटा में करीब 20% का इजाफा, हालांकि रेवेन्यू में दबाव है। ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। 127 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दरअसल Q4 में दर्ज किया है। डेन नेटवर्क्स का परफॉर्मेंस ओके है। प्रॉफिट 7% बढ़ा है, रेवेन्यू घटा है, एबिटा में दबाव है, मार्जिन्स भी फ्लैट है। रखिए सारे रिजल्ट्स रडार पे।
असीम, वो टेलीकॉम में तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स की मिनिस्टर के साथ मीटिंग तो अपनी जगह, वो वोडाफोन आइडिया रिलेटेड भी प्रोड्यूसर्स अब हेडलाइन में चला है, कुछ एजीआर रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है, क्या है पूरा अपडेट? जी, टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कुरेटिव याचिका दाखिल की हुई है। कल वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि कंपनी में नए निवेशक आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि और उनको पता हो कि कंपनी की एग्जैक्ट लायबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से वो आगे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इस पर पूरी सी क्लैरिटी आ जाए कि हमें एजीआर के लिए कितना पैसा चुकाना है। हमने इसके लिए काफी एक क्यूरेटिव याचिका भी दायर किया, आप उसकी सुनवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पूरे मामले को लिफ्ट कर सकता है। अगर ये बता दूं कि जो ओरिजिनल एजीआर की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियों की सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी है। बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी है, जो मिलाकर के वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो 52,000 करोड़ रुपए वो पहुंच जाती है। अब टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि इसमें काफी सारे अर्थमेटिक एरर है। कई जगह पर आपने जमा भाग जो है वो गलत किया हुआ है, कई जगह पर डिमांड को आपने नोटिस को 2 बार जोड़ दिया गया है, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की है। तो ओके, वोडाफोन आइडिया रखिए अपने रडार पे, टेलीकॉम एज अ स्पेस ही अपने रडार पे रखिएगा। रोहन जुड़ गए हैं। एविएशन एमआरओ सेक्टर को सरकार की तरफ से एक बड़ा बूस्ट मिला है। रोहन से ही जानते हैं इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स, अपडेट्स क्या है। रोहन, गुड मॉर्निंग, क्या खबर है भाई? गुड मॉर्निंग। जो एक 5% का यूनिफॉर्म आईजीएसटी रेट जो है वो अब से एप्लीकेबल होगा। कल यानी 15 जुलाई से ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है, और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एमआरओ कंपनी आज कह रही थी कि बहुत सारा जो एम्बिग्यूटी है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो वो इंपोर्ट करती हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आता है। किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12%, किसी पे 18%। तो पिछले जीएसटी काउंसिल में जो काउंसिल थी उसने एक फैसला लिया था कि एक यूनिफॉर्म रेट एप्लीकेबल होगा 5% का। इससे पहले दिक्कत थी कि मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट पेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पेंट के अंदर वो जाता था 18% के अंदर, कारपेट स्पेशलाइज्ड कारपेट ले रहे हैं तो वो 12% पे जाता था। अब ये सब नहीं रहेगा, अब सिर्फ एक 5% का रेट लागू रहेगा। सर्विसेज पे पहले ही 5% है, तो इस एम्बिग्यूटी को दूर किया गया है और एमआरओ सेक्टर बहुत समय से मांग कर रहा था इसका किया गया है। और अल्टीमेटली इसका फायदा एयरलाइंस को होगा, क्योंकि अभी भी अधिकतर एयरलाइंस जो अपना एयरक्राफ्ट है उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरहॉल के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता है, तो वो कम होगा। सरकार का टारगेट है कि $4 बिलियन का मार्केट अगले कुछ सालों में बन सके। तो ये कुल मिला के अल्टीमेटली एयरलाइंस को फायदा होने जा रहा है, एमआरओ कंपनीज को फायदा होने जा रहा है। फायदे वाली खबर है एविएशन कंपनीज के लिए और एमआरओ सेवाएं जो मुहैया कराती हैं। तनेजा एरोस्पेस एक कंपनी है, एचएएल भी इस काम में है, बीईएल भी कुछ हद तक है। तो ये काउंटर्स आप अपने रडार पर रखिए। भी जोमैटो में एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होता हुआ 226 रुपए 85 पैसे पे मेरे ख्याल से 2.84 करोड़ शेयरों का ये सौदा अभी तक दिखे नहीं है। वरना अब तक आ जाती है खबर कि आज ब्लॉक डील होनी थी। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला लग रहा है। लग रहा है। तो सबसे पहला तो सीएनजी से आपको बताइए। और ब्लॉक विंडो में ही हो गया है। यहाँ पर रिसेंटली देखिए प्लेटफॉर्म फीस भी हाइक हुई थी और इस पर एक आई थिंक एक व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है जोमेटो पर पिछले आई थिंक 6 महीने से, और वन वे रैली है पिछले 6 महीने से स्टॉक में। आई थिंक रुका ही नहीं है ये स्टॉक। एक बार जब इसने अपना प्रीवियस हाई निकाला उसके बाद से रुका नहीं है देखिए स्टॉक पिछले 6 महीने में। और इन्होंने अब थोड़ा सा ऑफ लेट क्लियरली मार्केट फोकस काम करें, जैसे प्लेटफॉर्म फीस हाइक करना, ये सब करना। और जब एक बात हुई थी कि ब्लिंकिट की खुद की वैल्यूएशन अब जोमेटो की वैल्यूएशन से आगे निकल गई हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियरली तो डिमांड है यहाँ पर, तभी ब्लॉक विंडो में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया है। यस, कल ही वो स्टॉक्स इन न्यूज़ में चर्चा थी। इक्का दुक्का कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ रहेगा यहाँ शदा जो मेंशन करना जरूरी? जिन पर नजरें रहेंगी। एक तो लुपिन ने अपना एक विमेंस हेल्थ केयर स्पेशलिटी बिजनेस बेचने की तैयारी कर ली है। $84 मिलियन में ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। HUL ने एक स्लम सेल किया है जिसके चलते वो अपना वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस ऑफलोड कर रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 601 करोड़ की है। लोढ़ा रेडार पर रखिएगा। FY25 में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब $210 बिलियन की होगी, लेकिन Q1 में ही इसका 50% इन्होंने मैनेज कर लिया है या फिर अचीव कर लिया है। और ये आगे कह रहे हैं कि आगे ऑफ कोर्स कुछ और लैंड पार्सल्स एक्वायर करते हुए दिखाई देंगे। यूनिकेम के 5 ऑब्जर्वेशंस मिले US FDA की तरफ से। कंपनी कह रही इसका ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं आता हुआ दिखाई देगा। पेटीएम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है सेबी की तरफ से।
2022 का मामला जरूर है, लेकिन कुछ इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे पेमेंट बैंक और कंपनी के साथ, इसीलिए वो स्टॉक फोकस में। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पहला सौदा की करेंगे शुरुआत।